राजाओं के बीच में थे। अब थोड़ा हम गणराज्य की तरफ आते हैं, संघ की तरफ आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जैसे ही हम नाम लेते हैं तो कई प्रकार के विचार लोगों के मन में आते हैं, जिज्ञासा आती है, प्रश्न आते हैं, सम्मान आता है। तो खैर, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं, हो गए हैं। तो संघ अब तक कहाँ तक आया है और कहाँ तक उसको जाना है, उसके अपने विचार क्या है, उसकी अपनी यात्रा क्या है, कैसे वो समाज को देखता है, समाज से क्या चाहता है, और फिर हम आपके पास समाज क्या चाहता है। तो थोड़ी चर्चा आज करेंगे, चर्चा करेंगे हमारे साथ में श्री नरेंद्र ठाकुर साहब, जो संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख हैं। बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है, सारे देश में घूमना होता है। आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, मंडी के, वहीं से आपने लिखाई पढ़ाई करी, फिर शिमला में पढ़ाई करी, हिस्ट्री और जर्नलिज्म में एमए किया, फिर एक यात्रा करी और वो यात्रा आरंभ हुई संघ की, फिर उसको करते हुए यहाँ तक आए। तो हम फिर आपके जो प्रश्न होंगे आप पूछिएगा, लेकिन हम लोग अपना और हम नरेंद्र जी को सुनेंगे। तो पहली बात तो मैं एक छोटी सी बात आपसे शुरू करता हूँ। चल रहा है मैं देखता हूँ। 2014 की बात है, हम अखबार में अपना काम कर रहे थे और रिजल्ट आया था 14 का। तो हमारे एक सहयोगी ने हमसे कहा कि भाई उनसे भी बात कराइए, हमारे मामा जी के लिए कहा। तो हमने कहा, सबके रिएक्शंस लिए जा रहे, तो हमने कहा भाई हमारे मामा जी हैं, उनसे क्या बात कराएं। अरे उन्होंने कहा लीजिए आप बात कराइए। तो हमने कहा अच्छा हम नहीं, आप कर लीजिए। हमारे मामा जी संघ के प्रचारक रहे और उस समय 2014 में उनकी आयु 86 वर्ष की थी और 92 वर्ष की आयु में 2020 में वो नहीं रहे, यानी आपकी जो पहली पीढ़ी थी उसके थे वो। तो जब हमारे ये सहयोगी उनसे मिलने गए तो 86 वर्ष का वह व्यक्ति 2014 में जीत की बात जब करते करते भावुक हो गया और उन्होंने एक बात कही कि बहुत कठिनाई से यह समय आया है, बहुत झेलने, बहुत भोगने के बाद, बहुत परिश्रम, बहुत उसके बाद ये समय आया है। वो आपके जो कार्यकलाप थे उनसे लंबे समय से अलग थे, लेकिन जो एक बार का आपका स्वयं सेवक है वो सदा का है। तो मैं वहीं से एक बात अपनी आरंभ करना चाहता हूँ कि वो क्या भाव है जो एक 86 वर्ष के व्यक्ति को इतना भावुक कर देता है एक चुनावी जीत पर। आप उसको कैसे देखते हैं, और उसी से जोड़ करके जो आपके 100 वर्ष के जो स्वयं सेवक हैं, वह जो एक संघ की यात्रा है, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें। सभी को नमस्कार। आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं आपका और पूरे दैनिक जागरण समूह का हृदय से आभार करता हूं, व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और अपनी बात कहने का एक अवसर दिया। ये बात सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण होने जा रही है। संघ ने अभी इसी विजयदशमी को 100वें वर्ष के अंदर प्रवेश किया। तो जब थोड़ा पीछे मुड़ करके देखते हैं तो ये यात्रा बहुत ही रोमांचपूर्ण इसको कह सकते हैं। 1925 में संघ का काम प्रारंभ हुआ तो उस समय की समाज की परिस्थिति और आज में बहुत अंतर है। समाज को संगठित करने का विचार, ये समाज के सामने रखना, लोगों के सामने रखना, ये अपने आप में एक बहुत ही साहसिक भरा काम था, साहसिक भरा विचार ही था।
क्योंकि समाज की परिस्थिति ऐसी ही थी और भारतीय स्वाधीनता के लिए सब संघर्ष कर रहे थे। तो वहाँ से अपनी ये यात्रा प्रारंभ हुई। लेकिन जिन्होंने संघ शुरू किया, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, वो अपने विचार के दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने मन में जो संकल्प किया तो उन्होंने कहा कोई मुझे मेरे साथ में आए या ना आए, लेकिन मैं इस कार्य को प्रारंभ करूंगा। उन्होंने काम प्रारंभ किया। तो जो हर काम के साथ, हर विचार के साथ कोई भी नया काम प्रारंभ होता है तो उसको जिस परिस्थिति में से गुजरना पड़ता है, तो वो संघ के साथ भी हुआ। प्रारंभ में लोगों ने बहुत उपहास किया, मजाक उड़ाया कि हिंदू समाज का संगठन करना ये आसान काम नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ऐसा लोगों का विश्वास, यानी पक्का विश्वास था। तो वो भी दौर चला कुछ समय। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार तो अपने धुन के पक्के थे। तो केवल 15 वर्षों के अंदर उन्होंने पूरे देश भर में, अविभाजित भारत उस समय था, तो जो प्रमुख केंद्र थे पूरे देश भर के, नागपुर से बाहर निकाल करके केवल 15 वर्षों में, यानी आज का जो पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, तो रावलपिंडी, लाहौर, सिंध, यहाँ तक प्रमुख केंद्रों में संघ का काम पहुंच गया था। 1940 में उनका निधन हुआ, तो उसके बाद द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गुरुजी बने। उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया। लेकिन जब लगा कि काम अपना बढ़ रहा है, विस्तार हो रहा है, धीरे धीरे समाज में प्रभाव भी बढ़ने लगा, तो फिर संघ के काम का विरोध भी प्रारंभ हुआ। उस विरोध को भी हमने झेला है। 1948 का बिना कारण का प्रतिबंध भी हम सब जानते हैं, जिसमें संघ का कोई हाथ नहीं, कोई दोष नहीं, फिर भी संघ पर प्रतिबंध लगा और एक तरह से संघ को समाप्त करने का पूरी तरह से प्रयत्न हुआ। उसमें से भी हम बाहर निकले। तो जो अपनी स्वयंसेवक निर्माण की जो यात्रा थी, कार्यकर्ता निर्माण की यात्रा थी, वो भी सतत चलती रही। उसी में से फिर दूसरी बाधा 1975 में आई, आपातकाल के रूप में, जब बाकी विरोधी संस्थाओं को, संगठनों को, राजनीतिक पार्टियों को प्रतिबंधित किया, तो उसमें संघ का भी नाम आ गया। तो संघ ने वो भी झेला। लेकिन 1975 की परिस्थितियां थोड़ा अलग हो गई थी। संघ के काम का विस्तार भी हो गया था और एक तरह से बाकी विरोधी लोगों ने भी, जो संघ को अपना विरोधी मानते थे, उन्होंने भी संघ के नेतृत्व में ही उस आपातकाल की परिस्थिति से बाहर आने का के लिए एक संघर्ष किया। और लोग कहते, हम नहीं कहते, हम कोई क्रेडिट नहीं लेते उस बात का, लेकिन जो उस समय सारे आंदोलन में थे, उनका ही कहना था यदि संघ नहीं होता तो आपातकाल हटना बहुत कठिन काम था, मुश्किल था। फिर तीसरा प्रतिबंध, जिसको हम नाम मात्र का कह सकते हैं, वो प्रतिबंध था या नहीं था वो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो भी रहा 6 महीने 1992 में, यानी जो विवादित ढांचा गिरने के बाद। तो ये दूसरे स्टेज में से भी, विरोध के स्टेज में से भी संघ निकला है। लेकिन जो तीसरी स्टेज आती है, धीरे धीरे अब समाज ने संघ के काम का समर्थन भी शुरू किया है और संघ के काम का सहयोग भी कर रहे हैं, संघ के साथ जुड़ना भी चाहते हैं। अभी हमारा एक विचार के नाते पूरे देश भर के अंदर कोई विरोध नहीं है। तो आज संघ का सहयोग करने वाले और समर्थन करने वाले बहुत बड़ी संख्या समाज में है। तो उसी एक लंबी यात्रा में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आज यहाँ तक पहुँचा है। आपने कहा कि अब देश में उनको जो विचार है उसका विरोध नहीं है। डॉक्टर सुनील आम्बेकर जी की किताब है, उसकी भूमिका लिखी है सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने, जहाँ पर वो एक बात प्रयोग करते हैं, एक शब्द प्रयोग करते हैं कि संघ को लेकर के बड़ी गलतफहमियां अब भी हैं। थोड़ा सा बताइए कि वो क्या गलतफहमियां हैं। इतने वर्षों के विरोध के कारण से संघ के बारे में बहुत सारे झूठ प्रसारित किए गए।
एक भ्रांतियां भी समाज के बीच में निर्माण की गई, जिसमें संघ सांप्रदायिक संगठन है, संघ मुस्लिम विरोधी है, ईसाई विरोधी है। ऐसी अनेक बातें हैं जो दुष्प्रचारित संघ के बारे में की गई है। लेकिन अब समाज उसको भी धीरे धीरे समझ रहा है कि ये संघ के बारे में दुष्प्रचार है। हमने भी अनेक प्रकार के प्रयत्न इस दुष्प्रचार को दूर करने के लिए किए हैं, लेकिन संघ क्योंकि सामाजिक संगठन है, वो संपूर्ण हिंदू समाज के संगठन की बात करता है। तो हिंदू समाज में सभी आ जाते हैं। पूजा पद्धति किसी की कुछ भी हो, कोई भी देवी देवता को मानता हो, हमारा उससे कोई विरोध नहीं है। जो अपने को भारत का मानता है, भारत की परंपराओं संस्कृति का सम्मान करता है, अपने इस देश के महापुरुषों का गौरव अपने मन में महसूस करता है, अनुभव करता है, और भारत के प्रति जिसकी आस्था और श्रद्धा है, ये सब भारत के ही रहने वाले लोग हैं। तो इस नाते से हम किसी का विरोध नहीं करते। हमारे यहाँ सबका स्वागत है, कोई भी आ सकता है, संघ में भी प्रवेश कर सकता है। तो इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमने अनेक अभी प्रयास भी प्रारंभ किए हैं, प्रयत्न अपनी ओर से भी करते हैं। समाज को भी ये बातें सब समझ में आ रही हैं। यानी हम ये माने कि आपने प्रकारांतर से कहा, यह कहा गया है कि जो भारत में रहता है उसका डीएनए हिंदू है। पूजनीय सरसंघ चालक जी तो बार बार कह ही रहे हैं उस बात को, जो क्योंकि यहाँ कोई रहता बाहर है, से नहीं आया, सब यहीं के हैं। जो किसी कारण से अलग मत में चले गए, अलग पूजा पद्धति अपना गई, तो यानी तो जो इसका यहाँ मतलब है कि पूजा पद्धति मैंने अपनी बदल ली तो मेरे पूर्वज बदल जाएंगे, माता पिता या पूर्वज बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो समय के अनुसार चलते ही रहते हैं। तो हमने ये माना कि जो डीएनए है यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति का, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का, उसका हिंदू का है। लेकिन इसी में जैसे आपने एक बात कही कि संघ को लेकर के अब एक वातावरण सृजित हो गया, लेकिन जैसे मैं अपनी नौकरी में भी देखता हूँ कई बार कि आप लोगों से बात करने में, या आप बहुत सहज रूप से उपस्थित हैं, लेकिन वैसे पकड़ना बड़ा कठिन होता है। तो ये क्यों होता है कि आप अभी भी एक अपने कोकून में कि भाई ठीक है, हमको नहीं मिलना, हमको नहीं बात करनी, हमारे यहाँ जैसे जैसे छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इस आग्रह के साथ कि आप इसको आगे, और मान लीजिए आपका कहीं पर 2 दिन का एक शिविर हुआ। अब उसमें लोगों को लगता है कि भाई संघ का शिविर हो रहा है, 2014 के बाद में वो आकर्षण ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये क्यों नहीं हो सकता कि 2 दिन या 3 दिन के शिविर के बाद में उसमें या उस रोज़ एक ब्रीफिंग हो जिसमें बता दिया जाए। अब उसमें लोग कहते हैं कि साहब संघ में राजनीतिक चर्चा हुई कि मंत्री ये बनेगा और मुख्यमंत्री वो हटेगा। तो ऐसा होता है क्या? तो आशुतोष जी, आपको और मीडिया के बाकी सब लोगों को मुझे लगता है अब ये धारणाएं बदलनी चाहिए संघ के बारे हाँ, में, तो थोड़ा बताइए। क्योंकि प्रचार प्रमुख के नाते मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ और आपसे जी। बातचीत कर रहा हूँ। संघ का मूल स्वभाव ये प्रसिद्धि प्रांगमुखता का है, प्रसिद्धि से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि संघ का जो मूल काम है व्यक्ति निर्माण का, समाज संगठन का, वो प्रचार से नहीं होता है, पब्लिसिटी से नहीं होता है। उसके लिए जो संघ की एक अपनी पद्धति है, व्यक्ति के जीवन में देशभक्ति है, अनुशासन है, नियम पालन है, ये अगर उसका स्वभाव बनना है तो फिर उसको नित्य प्रति उसका अभ्यास करना पड़ता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए वो उसी कार्य पद्धति से होगा व्यक्ति निर्माण। और जब संघ का प्रारंभ काल था तो संघ की बात को ही कोई स्वीकार नहीं करता था, संघ के विचार को भी स्वीकार नहीं करता था। लोगों में विश्वास ही नहीं था कि ये जो विचार है, ये जो हिंदू समाज के संगठन की बात करते हैं, ये सफल होगा। तो फिर हमारी बात कौन सुनता। लेकिन एक लंबी यात्रा के बाद धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा कि अपना समाज में प्रभाव बढ़ा, अपना विस्तार हुआ, तो लोगों को भी लगने लगा, लोगों की भी जिज्ञासा बढ़ी कि संघ को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और उसी को ध्यान में रख करके हमें भी लगा कि अब समाज के सामने अपनी बात को ठीक प्रकार से ले जाना है तो फिर इसकी कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए। और मीडिया से अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता है जो कम समय में अपनी बात को समाज तक पहुंचा सके। तो इसलिए 1994 में फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना एक प्रचार विभाग के नाते कार्य विभाग के रूप में अपना काम प्रारंभ किया।
इससे पहले भी प्रचार का काम तो लगभग चलता ही रहता था, स्वयंसेवक अपने अपने तरीके से करते रहते थे, समय पर जब आवश्यकता रहती थी उस समय करते थे। लेकिन विधिवत एक प्रचार विभाग के नाते 1994 में अपना काम शुरू हुआ। उसको स्थापित होने में, समझने में 8-10 वर्ष लगे। अब पूरे देश भर में उसकी व्यवस्था है और हमने देखा होगा कि अभी पहले के मुकाबले में अपनी जो बैठकें जितनी भी होती हैं, विशेष करके अखिल भारतीय स्तर की बैठकें, उसमें हम समय से पहले भी सूचनाएं देते हैं, जानकारी देते हैं मीडिया को, और बैठक के समय भी कम से कम 2 बार या 3 बार तो प्रेस ब्रीफिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करते ही हैं। अभी कार्यकारी मंडल की बैठक हुई अक्टूबर मास में ही मथुरा में, तो 2 बार तो हमने प्रेस को संबोधित किया, माननीय सर कार्यवाह जी अंतिम दिन पूरी पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उससे पहले भी अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मीडिया के सामने आए तो उन्होंने भी ब्रीफिंग किया, प्रेस नोट दिया। ये अब हम सहज रूप से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये धारणा थोड़ा मीडिया को बदलनी बदलनी चाहिए। चाहिए संघ के बारे में। अच्छा, फिर भी आपको लगता है कि और अधिक की आवश्यकता है तो उसका भी हम प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा। अ, जैसे अब हम जिस आपने कहा 100 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें कि इन 100 वर्षों में जो पिछले 20 वर्ष हैं, वो प्रगति जो हुई है वो कई छलांग मार करके आगे बढ़ी है। और अब मोबाइल का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। ऐसे में जो आपकी शक्ति है वो शाखा रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि शाखाओं का विस्तार अब आगे हो रहा है या शाखाएं सीमित हो गई हैं, कम हो गई हैं, और आप युवाओं में जाने के लिए, यहाँ बहुत बच्चे बैठे हुए हैं जैसे कुछ, तो युवाओं में जाने के लिए संघ की प्रयास क्या है? शाखा हमारा कार्य का मूल आधार है, तो वो हमेशा उसका विस्तार होता रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी संघ का शताब्दी वर्ष के जो तैयारी के लिए हमने 4-5 वर्ष से योजना चलाई है, तो उसमें अपने कार्य का विस्तार करना, अधिक स्थानों तक हम शताब्दी वर्षों के निमित्त मान करके कैसे पहुंच सकते हैं। तो अभी तक हमारा जो काम था वो ब्लॉक लेवल तक पहुंचा था, खंड जिसको हम कहते हैं। अब इसके नीचे की हमारी इकाई है तो वो मंडल इकाई है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 3-4 ग्राम पंचायत मिला करके और एक मंडल हमने रचना की है। और शहरों के अंदर बस्तियों की रचना है, तो हर मंडल में और हर बस्ती में अपना कार्य पहुंचे, इसके प्रयास लगातार 4-5 वर्षों से चल रहे हैं और उसमें हम आगे बढ़ भी रहे हैं। लगभग 59,000 मंडल पूरे देश भर के अंदर हैं, तो 40,000 से अधिक मंडलों में अभी अपना दैनिक शाखा या जिसको हम साप्ताहिक मिलन कहते हैं, सप्ताह में एक दिन शाखा लगती है। देश के 59,000 मंडलों में 40,000 40,000 से अधिक स्थानों तक, ऐसे मंडलों तक हम पहुंच गए हैं। ऐसे शहरों की बस्तियों के अंदर भी पहुंचे, तो शाखाओं की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। अभी कार्यकारी मंडल की जो बैठक हुई उसमें 72,500 शाखाओं का वृत्त आया है पूरे देश भर के अंदर। तो जो पिछले 3-4 वर्षों में 60,000 से सीधा हम 72,000 तक पहुंचे। तो शाखाओं का विस्तार, शाखाओं का दृढ़ीकरण, गुणवत्ता, ये सब के लिए प्रयत्न शताब्दी वर्ष को लेकर के कर रहे हैं। जो आपका दूसरा प्रश्न है कि युवा कितनी संख्या में संघ के साथ जुड़ रहे हैं, तो आपने जो बात कही कि जो टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ये सारी बातें जो जुड़ी है, तो उसको ध्यान में रख करके हमने उसका अनुमान पहले से लगा लिया था। तो 2012 में हमने इंटरनेट को भी माध्यम बना करके, जैसे जैसे ध्यान में आ गया था कि अब युवाओं में या समाज में संघ को जानने की, समझने की इच्छा बढ़ रही है, तो अपनी संघ की जो हमारी वेबसाइट है हमने उसका एक प्रावधान किया उसमें कि जो संघ के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनको पता नहीं है संघ के साथ कैसे जुड़ना, किसको संपर्क करना, कार्यालय उसको मालूम नहीं होता है, कार्यकर्ताओं को पहचानता नहीं, परिचय नहीं होता है, तो हमने वेबसाइट का एक ऑप्शन दिया है ज्वाइन आरएसएस करके। तो उसमें जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया, जैसे जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, तो उस माध्यम से बड़ी संख्या में हमें संघ के साथ जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट आती है। इस समय अभी जो हमारी पिछले 4-5 वर्ष से एवरेज चल रहा है, वो 1,25,000 ऐसे युवा जो हैं वो संघ के साथ जुड़ने के लिए हर वर्ष आवेदन करते हैं। ये आयु 40 वर्ष से कम के लोगों की है, अधिकांश लोग उसमें रहते हैं क्योंकि इंटरनेट का उपयोग वही ज़्यादा करते हैं।
तो ये 40 वर्ष से कम आयु एक। दूसरा, जो संघ के साथ नया व्यक्ति जुड़ता है तो उसके लिए हम एक प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं, संघ की बेसिक जानकारी उसको मिले। तो वो 7 दिन का हमारा शिविर होता है जिसको हम प्राथमिक शिक्षा वर्ग कहते हैं। तो उसमें भी 1 लाख से अधिक यानी 25 वर्ष से कम आयु के, ये जो 9वीं कक्षा से अधिक के विद्यार्थी और 25 वर्ष से कम या 30 वर्ष से कम आयु के 1 लाख से अधिक स्वयंसेवक नए जो जुड़े हैं संघ के साथ, वो भी हर वर्ष प्रशिक्षण लेते हैं। शाखाओं में भी जो हमारी विद्यार्थी शाखाएं हैं, कॉलेज विद्यार्थियों की अलग से शाखाएं लगती है, उसमें भी बड़ी संख्या में और विद्यार्थियों के बीच में शाखाएं। तो युवा वर्ग हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़ रहा है। ये जो आपने 1.25 लाख की संख्या बताई, इसमें क्या कुछ ऐसा आंकड़ा है कि जिसे हम अर्बन यूथ कहते हैं, वो कितना होगा? महानगरों के वो बच्चे? दोनों प्रकार है। महानगरों की संख्या थोड़ी ज़्यादा रहती है, 70% रहती है, लेकिन ग्रामीण भाग की भी उसमें 31% लोग जो है वो आवेदन करते हैं, क्योंकि अब इंटरनेट और बाकी माध्यम सब जगह पहुंच गए हैं। तो उसकी हम कुछ व्यवस्था भी करते हैं, उनको संपर्क करना, संघ के साथ जोड़ना या अन्य जिसमें उनकी रुचि है उन कामों के साथ जोड़ना, ये भी हमारे प्रयत्न लगातार चलते हैं। वो जो सुनील अम्बेकर जी की किताब में जो भूमिका है मोहन भागवत जी की, उसमें वो एक बात और कहते हैं कि यूं तो संघ को कोई पूरी तरह नहीं समझ सकता, और उसको लेकिन इसके लिए 2-3 वर्ष आना चाहिए, समझना चाहिए। अब 2-3 वर्ष मान लीजिए कोई नहीं जा रहा और आपका कार्यकर्ता नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन तक संघ की समझ विकसित हो और संघ के बारे में धारणा ठीक हो। थोड़ा संक्षेप में जरा अगर आप बताएं कि उसके लिए क्या प्रयास है। ऐसी भी एक बड़ी संख्या है समाज के अंदर जो संघ को जानना समझना चाहते हैं, संघ के साथ मिलकर के कुछ काम करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि शाखा में नियमित नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग प्रयास हमारे चलते हैं। ऐसे कुछ प्रबुद्ध जन हैं, उनके साथ गोष्ठियां करना, मिलना, छोटी छोटी बैठकें करना, ये सारे प्रयास चलते हैं। फिर उनमें किस काम के प्रति रुचि है उसको थोड़ा समझ करके सीधा संघ की शाखा में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अन्य जो स्वयंसेवक काम करते हैं, कोई सेवा के काम करते हैं, कोई स्वावलंबन के काम करते हैं, उनमें भी जिनकी रुचि है, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करते हैं, तो ऐसे लोग वहाँ भी जुड़ करके और काम करते हैं। हमारा उद्देश्य ही रहता है कि समाज के हित में सबने कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। वो शाखा में आकर के ही उसके बाद ही वो जुड़ेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, संघ की पद्धति, संघ का विचार, संघ को कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, उसको समझना है ठीक से, तो फिर वो शाखा में या संघ के साथ 2-3 वर्ष जुड़ करके जब काम करते हैं तो वो समझ में आता है। केवल भाषण, बौद्धिक या पुस्तक पढ़ करके वो पूरी तरह से समझ में नहीं आता है, कुछ कुछ बातें समझ में आती हैं। एक आप धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की, और जो हमारे भारत की बात करे और रहे और उसको समझे, आप उसको मान्यता। लेकिन जो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी चुनौती है वो जाति प्रथा है। और जो ये अब चुनाव हो रहे हैं, जैसे हमसे एक मंत्री जी हैं, उन्होंने इस बात हुई हमसे, तो वो कहने लगे कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हम सड़क बनवाते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। किसके लिए करें, क्योंकि वोट तो जाति पर ही पड़ेगा। अब ये बात उनकी गलत, मतलब ठीक है, मतलब गलत नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप तो, हम शुरू से आपके यहाँ सरनेम नहीं लगाते थे और व्यक्ति को जाति से नहीं उसके प्रथम नाम से पुकारते हैं। ये जो चुनौती जाति की अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में भी आ रही है, इससे पार पाने के लिए और हिंदू धर्म को एक रखने या आगे ले जाने तक की क्या योजना आपके पास है? संघ सामाजिक समरसता को लेकर के संघ के स्थापना काल से ही काम करता है। संघ में कोई भी व्यक्ति जो भी आता है, हम कभी किसी की जाति पूछते नहीं हैं। वर्षों तक काम करने के बाद भी कौन किस जाति से है, किस वर्ग से है, ये हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हम पूछते नहीं हैं और हमारा व्यवहार भी वैसा नहीं रहता है। संघ के एक शिविर के अंदर 1934 में वर्धा में महात्मा गांधी जी आए थे। डॉक्टर हेडगेवार उस समय थे, तो उस दिन जब वो शिविर में आए तो डॉक्टर साहब नहीं थे। अगले दिन वो आए, लेकिन पूजनीय गांधी जी से वो मिलने के लिए गए। तो उन्होंने सारा वो जो व्यवहार देखा, उसका उल्लेख उन्होंने 1947 में दिल्ली में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए, सितंबर का महीना था,
तो स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए पूज्य गांधी जी ने स्वयं उसका वर्णन किया है कि मैं वर्षों पहले आपके वर्धा के एक शिविर में गया था, तो आपकी छुआछूत की भावना जो है उससे दूर रह करके सब एक साथ मिल करके एक हिंदू के नाते सब साथ में बैठते हैं, साथ में भोजन करते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में सब कार्यक्रम करते हैं, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ और बहुत आनंद आया। ऐसा ही प्रसंग पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का भी संघ के साथ है। वो भी 1939 में एक शिविर के अंदर उस समय गए थे और पूज्य डॉक्टर जी के साथ भी उनका संवाद हुआ है। तो उन्होंने भी यही अनुभव किया था। उन्होंने कहा कि आपकी जो अस्पृश्यता का भाव देख करके, ये जो छुआछूत आपके शिविर में, आपके संघ में नहीं है, तो उसको देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो संघ के शिविरों में आने के बाद जो अनुभूति होती है बाहर के लोगों को, तो संघ इस पर सतत प्रयत्न करता रहता है और एक सामाजिक समरसता करके अपनी स्वयंसेवक गतिविधि भी चलाते हैं। और पूजनीय सरसंघ चालक जी ने एक आह्वान भी हमें ध्यान में होगा, तो अभी 4-5 वर्ष पहले अपने विजयदशमी के उद्बोधन में उन्होंने इस विषय को लेकर के किया था। हम लगातार उस पर भी काम कर रहे हैं कि देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वो किसी भी जाति से होगा, कोई भी किसी कारण से अगर ये हिंदू समाज के अंदर एक कमजोरी आई तो उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। हम आपने जैसे जो एक 1934 की बात की और एक 1939 की, हम लेकिन बैठे हैं 2024 में, और अब मैं यहाँ से आगे की जो यात्रा है, क्योंकि आप जाति को अभी धर्म की चुनौती मानते हैं या नहीं? चुनौती तो है ही है, ये जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर ये समाज को तोड़ने का प्रयत्न या भेद निर्माण करने के बहुत सारे प्रयत्न हो रहे हैं। तो इसको समाप्त करना ये हमारा लक्ष्य है। तो उसके लिए जो स्वयंसेवक प्रयत्न कर रहे हैं, जो इन्हें संघ के नाते हमारे प्रयास है, तो कम से कम स्वयंसेवक ने अपने जीवन से प्रारंभ करना, अपने परिवार से प्रारंभ करना। तो पूजनीय सरसंघ चालक जी ने 3 बातों का विशेष करके आह्वान किया कि वहां से अपने जीवन में हम शुरुआत कर सकते हैं क्या। तो एक पानी का स्रोत, एक मंदिर, एक शमशान, इसमें भेदभाव ना हो, सभी जातियों के लिए खुले रहें, सभी जाति उसका प्रयोग करें। किसी समय रहा होगा, आज भी होंगे वो, लेकिन आज उसका भेद समाप्त करने चाहिए। तो उसके लिए लगातार स्वयंसेवक यानी समाज को साथ में लेकर के अपने ये प्रयत्न समरसता को लेकर के करते हैं। उसके लिए कुछ कार्यक्रम भी करते रहते हैं, कुछ इस प्रकार के प्रयत्न भी लगातार चलते रहते हैं। आज से मतलब हम 2024 में बैठे हैं, 2044 में आप संघ को कहाँ देखते हैं? संघ का विस्तार तो होगा, ये निश्चित रूप से अधिक स्थानों तक हम पहुंचेंगे, लेकिन संघ का जो मूल उद्देश्य है वो व्यक्ति निर्माण करना, व्यक्ति के माध्यम से समाज को संगठित करना और उस संगठन के माध्यम से समाज परिवर्तित करना, समाज का परिवर्तन करना, ये अंतिम अपना कार्य है। तो समाज परिवर्तन की दृष्टि से अभी जैसे कहा मैंने कि संघ के 100 वर्ष की यात्रा पूरी हो रही है, तो शताब्दी वर्ष के बाद हम 5 विषयों को लेकर के समाज में एक जागृति भी लाना चाहते हैं और समाज परिवर्तन की दिशा में और व्यापक तौर पर उसमें बढ़ना चाहते हैं। तो पहला तो ये सामाजिक समरसता का विषय है, उसके अंदर कि न्यूनतम कुछ बातों से प्रारंभ करके और धीरे धीरे समाज में ये भेद सारे समाप्त हों, छुआछूत समाप्त हो। दूसरा विषय है पर्यावरण का। पर्यावरण आज एक बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती हमारे सबके सामने, और आजकल हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में भी, टीवी चैनल्स के अंदर भी उसी की चर्चा सुनते हैं। तो उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को भी, सरकारों के साथ साथ में प्रत्येक व्यक्ति को भी अपने तौर पर जो प्रयास करने चाहिए वो करने पड़ेंगे। उसके लिए संघ ने भी 3 बातें अभी उसका आह्वान किया है। एक तो पेड़ लगाओ, पानी बचाओ और प्लास्टिक हटाओ। ये अगर 3 बातों से हमने, क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। जहां पर हमें मौका मिलता है 3 बातों को हम करें अपने व्यक्तिगत जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में भी इनका कैसे पालन कर सकते हैं, इसकी ओर कैसे ध्यान रखते हैं, उसकी ओर ध्यान देना। एक आम तौर पर जो संघ के बारे में जो एक भ्रांति आप कह लें या मैं जो भी, पूरी कर लूँ। अच्छा कर दीजिए। और तीसरा विषय जो हमने लिया है वो है अपना परिवार व्यवस्था। तो हम देखते हैं कि आज इस सारे युग में जो हमारे समाज की जो धुरी थी, जो आधार था, वो परिवार था।
तो आज परिवार बिखर रहे हैं, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार से हम एकल की ओर बढ़ रहे हैं। उसके कारण से जो नई पीढ़ी में हमारे संस्कार जाने चाहिए, संस्कृति परंपरा की जानकारी होनी चाहिए, वो नहीं जा रही है और भोगवाद की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसके कारण से समाज में और व्यक्ति के जीवन में भी अनेक प्रकार की समस्या आ रही हैं। तलाक भी बढ़ रहे हैं, आत्महत्या की ओर भी बढ़ रहा है, नशा जो है वो समाज के अंदर व्याप्त हो रहा है, वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि सामाजिक सुरक्षा नहीं है व्यक्ति को। तो इसको हम कैसे ठीक करें? तो कम से कम अपना भजन, भोजन, पर्यटन, ये उसको ध्यान में रखकर वो भारतीय हो, भारतीय परंपरा के अनुसार हो, इसका ध्यान रखना। परिवार सप्ताह में एक बार इकट्ठा बैठे, कुछ चिंतन करे परंपराओं के बारे में। और चौथी बात है वो है स्व के आधार पर अपनी जीवन शैली को विकसित करना। भारतीय स्वाधीनता का जब आंदोलन हुआ तो वो स्व के लिए ही था, स्वदेशी, स्वराज, स्वधर्म, इसकी स्थापना के लिए ही था, उसी के लिए तो संघर्ष था। तो आज भी अपनी भाषा के प्रति, वेशभूषा के प्रति, अपने स्वदेशी के प्रति, जिसको हम सुविधा से अपना सकते हैं उसका हम पालन करें और स्वाभिमान जागृत होगा तो निश्चित रूप से समाज भी आगे बढ़ेगा, अपना देश भी आगे बढ़ेगा। और पांचवा विषय है वो नागरिक कर्तव्य। संविधान में हमें जो अधिकार दिया, मौलिक अधिकार, हम उनकी चर्चा करते हैं, लेकिन उसी संविधान में कर्तव्य भी निहित है, कर्तव्य भी बताए गए हैं। तो उन कर्तव्यों को हम कभी चर्चा नहीं करते हैं। हमारे कुछ नियम है, कोई कानून बने हैं, उनका पालन करना, उसका पालन करने से समाज व्यवस्थित होगा। तो ऐसे जो नागरिक के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, जब उनका पालन करेंगे तो दूसरे के अधिकार अपने आप सुरक्षित होते हैं। दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो हमारा अधिकार सुरक्षित होगा। तो ऐसे 5 विषयों को लेकर के हम अभी स्वयंसेवक अपने जीवन में अपने परिवार के जीवन में उसको अभ्यास करें और शताब्दी वर्ष के बाद समाज में हम समाज के सहयोग से, समाज की जो सज्जन शक्ति है उसके लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, उनको साथ लेकर के इसको एक व्यापक अभियान बनाने वाले हैं ताकि वो समाज परिवर्तन की दिशा में बढ़े। और भी 10 बातें हो सकती हैं लेकिन एक 5 बातों से हमने एक प्रारंभ किया। समाज कुछ और विषय भी सोचे, उन पर भी चलना प्रारंभ करेंगे, संघ उसमें सहयोग करेगा। हम इधर जरा माइक दीजिए जब तक, हाँ इधर से माइक दीजिए, उधर माइक दीजिए। लेकिन जब तक आपका आ रहा, मैं बस एक लाइन में आपसे पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, वो भी एक भ्रांति है या सत्य है, गांधी जी के बारे में क्या धारणा है? पूजनीय गांधी जी हो चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो, जो भी जिसने अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। कुछ कमियां हर एक के जीवन में रहती हैं, हमारे जीवन में भी हैं, बाकी लोगों के भी रहती हैं। उन कमियों को अब दरकिनार करके उसको छोड़ देना चाहिए, उसकी चर्चा अब नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने जो अच्छी बातें की, गांधी जी ने स्वराज की बात की, ग्राम विकास की बात की, गौ संरक्षण की बात की है, राम राज्य की बात की है, हमने उन बातों को पकड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। पिछली बातें ज्यादा लंबा खींचने का कोई लाभ नहीं। और नेहरू जी? सबके बारे में हमारा मत यही है, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया। आइए अब आपका सवाल है। नमस्कार, मैं महेंद्र मोदी हूं, IPS 1986 बैच, DGP रैंक से सेवानिवृत्त हुआ। आपकी बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सभी को अपील करनी चाहिए और करती हैं। जैसे भारतीय समाज का निर्माण, राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका, आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। आप यह भी कहते हैं कि RSS में हम किसी से पूछते तक नहीं कि आपकी जाति है, अच्छी बात है। लेकिन ये कुछ सीढ़ियाँ हुई, अभी आपकी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी बाकी हैं, जिसमें एक सुझाव, जो सुझाव सिर्फ नहीं है बल्कि मैंने खुद उस पर इम्प्लीमेंट करके, क्रियान्वयन करके, लागू करके दिखाया था जब मुरादाबाद में DIG था। मुझसे प्रश्न पूछिए। प्रश्न यह है सुझाव कि भी दे जाति सकते हैं। व्यवस्था, जाति जब है, जाति व्यवस्था जब हम हिंदू में एकता चाहते हैं और राष्ट्र की समृद्धि चाहते हैं, तो अब जाति व्यवस्था की आवश्यकता ही कहाँ है? सावरकर जी ने भी पहले ही कहा था, तो हम क्यों ना पहले जाति व्यवस्था को और कमजोर करें कि हम और मजबूत होते जाएं, तब हम और नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो उसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। संघ तो ये प्रयत्न 100 वर्षों से कर ही रहा है कि अपने धीरे धीरे समाज एक हो जाए। ये छुआछूत, भेदभाव,
जाति के नाम पर किसी पर अत्याचार करना ये उचित नहीं है आज की व्यवस्था में। तो इसलिए वो समाप्त होना चाहिए। वो उसके लिए लेकिन समाज का मन तैयार करना पड़ेगा। धीरे धीरे मन तैयार हो लोगों का, जबरदस्ती तो हम नहीं कर सकते। लेकिन शहरों में कुछ हद तक देखेंगे तो ये व्यवस्थाएं अब समाप्त जैसी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहाँ पर है वो कैसे समाप्त हो, उसके लिए केवल एक संस्था के प्रयास पर्याप्त नहीं होते हैं। ये पूरे समाज को उसके बारे में विचार करना चाहिए, सबको मिलकर के प्रयत्न उसके लिए करने पड़ेंगे। आपका प्रश्न? आपने अभी एक बात कही कि संघ का जो मूलभूत उद्देश्य है व्यक्ति निर्माण का है, और मुझे मौका मिला था सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने का। मैं कक्षा 4 में थी विद्यार्थी, और वो यादें मेरी बहुत महत्वपूर्ण रही मेरे व्यक्तित्व के निर्माण। जैसे हम पढ़ते थे, सुबह प्रार्थना करने जाते थे जूते चप्पल उतार के सब, और बहुत सारी चौपाइयाँ और गीता के श्लोक याद हुए मात्र 1 साल में। और फिर मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ और वो चाहते थे कि मैं वापस सरस्वती शिशु मंदिर की ही किसी ब्रांच में पढूं, लेकिन कुछ दूरी ऐसी होने के कारण नहीं पढ़ पाए। तो मेरा अपना ये सुझाव है कि क्यों ना हम वो जो मूलभूत जिस समय बच्चे का निर्माण हो रहा होता है व्यक्तित्व का, उस पे क्यों नहीं संघ फोकस करता, उन स्कूलों के प्रचार प्रसार पर क्यों नहीं फोकस करता। अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है लखनऊ में 1 या 2 ही स्कूल हैं शायद सरस्वती शिशु मंदिर की जो ब्रांचेस हैं, तो उसको क्यों नहीं बढ़ावा देते हम। अच्छा सुझाव है आपका। जो उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, स्वयंसेवक हैं अपने, उनको आपका सुझाव जरूर पहुंचाएंगे। और विस्तार भी हो रहा है शहर में। हो सकता है कि आपको, मुझे नहीं जानकारी लखनऊ में कितने विद्यालय हैं, लेकिन विस्तार धीरे धीरे आने नए क्षेत्रों में भी हो रहा है, उनके तक ये सुझाव जरूर पहुंचाएंगे। मैं प्रदीप कुमार अग्रवाल, मैं स्टेट से रिटायर हुआ था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा माइक सामने, थोड़ा कम आवाज। मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ तक जानता हूँ 17 सितंबर 25 जो आने वाला है, उस पे श्री संघ संचालक जी का जन्मदिन है वो, और उसके ठीक 7 दिन बाद मोदी जी का है। दोनों 75 वर्ष पूरे, लेकिन पहले भागवत जी के पूरे हो और उसके बाद मोदी जी के पूरे अग्रवाल होंगे। साहब प्रश्न पूछ लीजिए। प्रश्न संक्षेप में। केवल इतना है, अगर समानता का सिद्धांत और नैतिकता का सिद्धांत साथ रखा जाए तो सरसंघ संचालक जो भी हैं आरएसएस के, उनको भी पहले त्यागपत्र देना चाहिए, ये बताने के लिए कि 75 वर्ष के बाद कोई भी आदमी किसी संगठन में कार्य करने योग्य नहीं होता है। समय का इंतजार करिए, कुछ बातें समय पर उसका उत्तर स्वयं मिल जाता है। अभी मैं ये पीछे कहने की स्थिति में या उस अधिकार में हाँ नहीं नहीं, हूं। ठीक है। तो समय के थोड़ा आएगा तो उस समय देखते हैं। हाँ जी, संक्षेप में प्रश्न। बिल्कुल भाई साहब, मेरा प्रश्न ये है, अभी अपना एक बार नाम बता दीजिए। अभीष्ट नाम है मेरा, और मैं यहाँ सोशल वर्क डिपार्टमेंट में हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी माननीय सरकारवा जी ने और निरंतर योगी जी और मोदी जी ये बात बार बार प्रत्यक्ष रूप से अपने मंच से कह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। थोड़ा इसको और अच्छे से हम लोगों के बीच में आ जाए आपके द्वारा। पहली बात तो माननीय सरकारवा जी ने ऐसा नहीं कहा है, मथुरा में ऐसा नहीं कहा है, मैं वहीं था। तो संघ तो समाज के संगठन की बात कर रहा है, पहले से ही कर रहा है, अभी से नहीं कर रहा है। तो हमारा तो कहना यही है कि संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। फिर कोई भी हमें बांट नहीं सकता है, कोई भी अपने को तोड़ नहीं सकता है। संघ इसी पर काम करता है 100 वर्षों से, तो हम इसी पर काम कर रहे हैं। जी, सामाजिक समरसता अपना हेतु परिचय भी दे दीजिए। मोलिंदू नाम है, कहिए तो सरनेम भी बोल दूं। नहीं सामाजिक समरसता हेतु संघ कार्य करता है, और जब समाज को पकड़ता है तो जड़ से शिखर तक पकड़ता है। समाज के जितने प्रतिशत भी संघ ने पकड़ रखे हैं, और जब सरकार बनती है तो सरकार में कमियां भी आती है। तो क्या संघ सरकार की कमियों को बताने के लिए भी प्रयास करता है या नहीं करता? कुछ बातें होती हैं जो
बतानी होती हैं तो वो बताते भी हैं, बस क्योंकि वहाँ पर भी जो स्वयंसेवक हैं काम करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में भी, संघ के स्वयंसेवक 35 से अधिक संगठनों में काम करते हैं। तो केवल राजनीति का विषय या सरकार का नहीं है, किसी भी संगठन में कोई भी बात ध्यान में आती है तो संघ वहाँ तक उस बात को पहुँचाने का पूरा काम करता है। जो वहाँ स्वयंसेवक हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके तक हम वो बात पहुँचाते हैं, विषय पहुँचाते हैं। बस हम अंतिम एक प्रश्न और लेंगे, बस आप हाँ पूछिए, बस आपका ही अंतिम, बस एक ले लेते हैं। हाँ बस अंतिम, हाँ माइक। माइक दे दीजिए, माइक माइक माइक। सॉरी। और इस धारणा को तोड़ने के लिए संघ की तरफ से कोई सुनिश्चित प्रयास कम से कम मुझे नहीं दिखता है। एक जैसे सरसंघ चालक जी का एक बयान हुआ था विज्ञान भवन में, मैंने उसको पूरा देखा था और उसको पूरा पढ़ा भी। अभी कुछ 1 साल पहले भी उनका एक बयान हुआ, बहुत ही कालजयी बयान है वो। लेकिन संघ की जो मुख्य बॉडी है, जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी में एक सवाल तो मेरा ये है कि क्या अगर कोई मुस्लिम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्य बॉडी में शामिल होना चाहे तो क्या उसे परमिशन है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि जब पूजनीय सरसंघ चालक जी तमाम तरीके की बातों का इनकार करते हैं तो उनके साथ जो जुड़े हुए संगठन हैं, जो संबद्ध हैं, प्रकोष्ठ कह लीजिए या जो परिवार के लोग हैं, लोग उनकी बातों को के साथ लेते हुए उन चीजों से अलग क्यों नहीं होते हैं? धन्यवाद। तो पहली बात तो है कि संघ की मुख्य बॉडी में आना है तो स्वयंसेवक बनना पड़ेगा, कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, फिर वहाँ काम करना पड़ता है। काम करते हैं तो फिर आगे बढ़ते रहते हैं। वो यही जानना चाहते हैं। संघ की शाखा में आने के लिए किसी को भी हम रोकते नहीं है, कोई भी आ सकता है। मैं जहाँ पर हिमाचल में जिला प्रचारक था तो वहाँ पर 1-2 शाखाएं ऐसी थी, उसमें ईसाई बच्चे भी आते थे, मुस्लिम भी आते थे, हमने कभी रोका नहीं उनको। तो वो लगातार आते रहेंगे। संघ के शिक्षण भी ऐसे लेने वाले लोग हैं। प्रांतों तक भी कार्यकर्ता, जिला विभाग तक भी कार्यकर्ता में दायित्व रहा है संघ में। तो जहाँ तक वो बढ़ते हैं, जितना काम करते हैं, संघ में दायित्व उसी आधार पर दिया जाता है। और उसके लिए फिर कोई भी हो, सक्रियता तो रखनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, संघ का काम तभी होता है। तो पहली बात तो ये है। बाकी जो पूजनीय सरसंघ चालक जी कह रहे हैं वो स्वयंसेवक तो उसको पालन करता ही है, उनकी बात का पालन करता है। बाकी अपने अन्य संगठन भी हैं। इतना पक्का है कि हम किसी को तुष्टीकरण के लिए या आप किसी को दिखाना है कि हमारे पास ये भी है, उसके लिए हम काम नहीं करते। सहज जो आता है, सहज जो जैसे आएगा वो आ सकता है, संघ कभी उसके लिए रोकता नहीं है। शाखाएं सबके लिए खुली हैं, शाखा में प्रवेश सबके लिए हमेशा रहता है। बस ठीक है, अब अंतिम हो गया, अब क्योंकि देखिए समय है, अंतिम सत्र है। नहीं हूँ अभी, उसके बाद आप इसके बाद बाहर बात कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र ठाकुर जी का। और मुझे लगता है कि संघ की जो 100 वर्षों की यात्रा थी, आगे की जो बात है उस पर कुछ जिज्ञासाएं शांत हुई होंगी, कुछ प्रश्न होंगे, फिर आगे कभी बैठेंगे, कुछ नए प्रश्न भी खड़े हुए होंगे। ऐसा भी होता है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद आने के लिए, हमारे साथ यहाँ रहने के लिए, जुड़ने के लिए, और आप सबका इस सत्र में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। बस एक ही अंतिम बात कह करके सत्र समाप्त करते हैं। पूजनीय सरसंघ चालक जी बार बार कहते हैं कि समाज को अगर खड़ा होना है, समाज को आगे बढ़ना है, अपने राष्ट्र को उन्नति करनी है, तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति का वो दायित्व है, कर्तव्य है। किसी एक संस्था का या सरकार का काम नहीं है, एक संगठन का काम नहीं है, वो सबको प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो हम सब का भी प्रयत्न उस दिशा में होना चाहिए। वो चाहे संघ के साथ जुड़ कर करिए, बिना जुड़े करिए, अपने को जो अपने अपने स्थान पर जैसा समझ में आता है कि समाज की भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं। निश्चित रूप से हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ समाज के लिए, समाज से हमें बहुत कुछ मिलता है, समाज को लौटाने का ये हमारा अभ्यास बनना चाहिए। उसके लिए सबने मिलकर के प्रयत्न करना चाहिए, तभी अपना ये जो समाज है, अपना देश है, वो दुनिया में प्रगति भी करेगा और दुनिया में एक स्थान पर
निश्चित रूप से पहुंचेगा और आगे बढ़ेगा। बहुत 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 धन्यवाद सर। धन्यवाद आप सब लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद।